आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम BA तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम तृतीय प्रश्न पत्र से जुड़े हुए कुछ किताबों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये किताब आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके अध्ययन की यात्रा में आपके काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। और पहले यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हम बात करेंगे, जो आपके दिमाग में एक खाका खींचने में काफ़ी आपकी मदद करेगा कि जब हम किताब को पढ़ेंगे तो कैसे प्रश्न बनेंगे, हमें कैसे करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में। और आप देख रहे हैं, जैसे पहला जो किताब है वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय कला। तो वासुदेव शरण अग्रवाल सर की जो महत्वपूर्ण किताब है, इंडियन आर्ट है, और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। और इसे आप इस प्रश्न पत्र के लिए पढ़ सकते हैं। और इसमें बड़े गहराई से कला और स्थापत्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय कला। दूसरी महत्वपूर्ण किताब है जयनारायण पांडे सर की, जो भारतीय कला के नाम से है, प्राचीन भारतीय कला के नाम से है। और इसमें आपके सिलेबस से जुड़े हुए जो भी टॉपिक हैं वो अधिकांश मिल जाएंगे। इसी प्रकार हम देख रहे हैं यशन राय सर की एक महत्वपूर्ण किताब है प्राचीन भारतीय कला। प्राचीन भारतीय कला में भी इस प्रश्न पत्र से जुड़े हुए विभिन्न टॉपिकों का बेहतर तरीके से वर्णन किया गया है। तो यह भी किताब हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आगे देख रहे हैं LP गुप्त की भारतीय वास्तुकला। भारतीय स्थापत्य के बारे में गहराई से आप इस किताब में वर्णन किया गया। तो हम कला के साथ जब स्थापत्य को देखते हैं हर काल के बारे में, चाहे वो सैंधव सभ्यता के बारे में हो, या हम मौर्य काल के बारे में बात करते हैं, या गुप्त काल के बारे में बात करते हैं, या नागर द्रविड़ वेसर शैली मंदिर के बारे में बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि LP गुप्त की भारतीय वास्तुकला किताब से आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। इसी प्रकार से AL श्रीवास्तव, जिसमें कला और स्थापत्य दोनों के बारे में चर्चा की गई है, और यह भी महत्वपूर्ण है। आगे हम देख रहे हैं KD वाजपेयी, कृष्णदत्त वाजपेयी सर की किताब है भारतीय वास्तुकला का इतिहास। इसमें वास्तुकला के विकास के से लेकर के हम देख रहे हैं कि उद्भव से लेकर के विकास तक की यात्रा को एक क्रमबद्ध रूप में दिखाया गया है। तो KD वाजपेयी सर की किताब है भारतीय वास्तुकला का इतिहास। ऐसे ही BS उपाध्याय सर की किताब है भारतीय कला का इतिहास। यह भी किताब महत्वपूर्ण है। गौतम तिवारी भारतीय स्थापत्य और कला, यह किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें भी सरल और सहज भाषा में भारतीय कला और स्थापत्य पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा देख रहे हैं KC श्रीवास्तव प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य, प्रचलन इसका भी बहुत ही है, देख रहे हैं। और इसमें भी सरल भाषा में भारतीय कला और स्थापत्य को समझाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से हम कुछ किताबों के बारे में देख रहे हैं। और ये किताब तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात कला और स्थापत्य से संबंधित हैं। और इसमें कला कहते किसे हैं, कला की क्या परिभाषा है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, कला का संबंध धर्म से कैसे है, संस्कृत से कैसे है, इन सारी चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। हम कला के बारे में देख रहे हैं कि हम मतलब किसी भी देश की संस्कृति अपने आप को कला, धर्म, संगीत, नृत्य, गान, दर्शन, विचारधारा के माध्यम से व्यक्त करती है। या दूसरे संदर्भ में कहा जाए कि जो संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में कला का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे अगर हम देखें तो किसी भी काल की संस्कृति के बारे में जानना है तो हमें उस काल के कला के बारे में भी जानना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि धर्म और कला भारतीय संस्कृति का दर्पण है।
शीशा है, दर्पण है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। किसी काल के बारे में आपको जानना है, देखना है, समझना है तो आप सीधे कला और धर्म को देखिए और आप खुद देखेंगे कि उस काल के, चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, वेशभूषा हो, पहनावा हो, उनके कुछ रीति रिवाज हों, परंपराएं हों, वो सारी की सारी बातें आपको कला में देखने को मिल जाती हैं। और ख़ास बात यह है कि जिस काल का मानव रहता है वह अपनी रुचि के अनुसार कला को विकसित करता है। तो आप देखिए उस काल के मनुष्यों के रुचि के बारे में भी पता चलेगा। मान लीजिए आपने कहीं किसी कला कृतियों में या प्राचीन कलाकृतियों की तरफ दृष्टि डाली तो आप देख रहे हैं उनका कुछ अपना पहनावा होगा, उनके कुछ ऑर्नामेंट्स होंगे, आभूषण होंगे सुसज्जित होने के लिए, कुछ उनके रीति रिवाज परंपराएं होंगी, कुछ उनकी यात्राएं होंगी, कुछ संगीत का सहारा लेंगे तो हमें पता चलेगा उस काल में भी संगीत का प्रचलन था। और यही नहीं, हम उनके बारे में भी बहुत बेहतर ढंग से कला के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। तो जो कला का हमारा ये टॉपिक है, कला और स्थापत्य, इसके पीछे मूल उद्देश्य यह भी है कि हम उन प्राचीन काल के लोगों के बारे में बेहतर ढंग से जान सकें, उन संस्कृतियों के बारे में बेहतर ढंग से हम जान सकें, उस काल की सभ्यताओं के बारे में भी हम बेहतर ढंग से जान सकें। और निश्चित तौर पर कला के माध्यम से ये जाना जा सकता है। इससे पहले भी हमने कहा कि धर्म और कला को भारतीय संस्कृति का दर्पण कहा जाता है। तो दर्पण के पीछे सिर्फ यही है कि जब भी हम किसी काल की कला को देखते हैं तो उस काल के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन पर भी उस पर पर्याप्त कला के माध्यम से प्रकाश डाला जाता है। और उस कला को अगर हम बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो उस काल के संस्कृति के बारे में या सभ्यता के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। तो हम देख रहे हैं जो हमारा ये टॉपिक है कला और स्थापत्य से संबंधित है और उसके लिए ये किताबें कुछ महत्वपूर्ण हैं। और ये भी देख रहे हैं कि जो मानव की यात्रा है वो आदिम युग से ही प्रारंभ हो रही है और इस आदिम यात्रा को और सौंदर्य या कहा जाए कि सरल या रुचिकर बनाए रखने के लिए मनुष्यों ने कला का विकास किया ताकि उनकी यात्रा और सुगम और सुंदरता या सौंदर्यता से परिपूर्ण हो जाए। क्योंकि आदिम युग में ही मनुष्य कुछ कुरूदने लगा था, सृजने लगा था, समझने लगा था, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ वस्तुओं का सहारा लेने लगा था। और हम देख रहे हैं कि ये भले से चीज़ें आदिम युग में शुरुआत हुई लेकिन समय के साथ ये पुष्पित, पल्लवित और विकसित होती रही और आज इसी के देख रहे हैं विकास, जो क्रमबद्ध विकास है वो हमारे सामने दिखाई पड़ता है। और उसी क्रमबद्ध विकास को भी हम इस टॉपिक या कहिए कि इस प्रश्नपत्र के माध्यम से हम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। हमारी कला की अपनी बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, हम देखेंगे कि वो कला की क्या विशेषताएं हैं। हम कुछ विशेषताओं में कुछ उनकी आलोचना पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो आलोचना की भी है कि अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो उसको और बेहतर ढंग से करने का प्रयास किया जाए। ये परंपराएं भी आपको बहुत पहले से देखने को मिलेंगी। तो हम अपने कला में कला की जहाँ विशेषताओं की बात करेंगे तो विशेषताओं के बाद एक ऐसा पक्ष भी आएगा कि उसकी हम आलोचनात्मक विशेषताओं पर भी प्रकाश डालेंगे। और आप देख रहे हैं इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न भी बन रहे हैं। और यह प्रश्न अब केवल ग्रेजुएट या कहा जाए कि बीए तृतीय वर्ष का केवल सिलेबस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यूपीएससी और अदर स्टेट के जो भी मेंस के एग्ज़ाम है वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कला और संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न निरंतर पूछे जा रहे हैं। तो यह जो पेपर है ये हमारे बीए के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे के भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध आपके मेंस के पेपर से होने वाला है। और यही नहीं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी कला स्थापत्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अब अभी हमने चर्चा किया कि कला या स्थापत्य हमें संस्कृतियों का बोध कराते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो भी भारत सरकार की योजना रहती है कि भारत के लोग अपनी संस्कृतियों के बारे में जानें, समझें, देखें, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय संस्कृति की अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं
और भारत के लोग अगर जितना अपनी संस्कृतियों से दूर जाएंगे वो उनके जीवन में उतनी ही समस्याएं आएंगी, यानी समस्याओं का निदान भी हमारी संस्कृतियों में देखने को मिलता है। तो ये निश्चित तौर पर ये मानिए कि ये जो पेपर है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये किताब आपको ध्यान रखना है, आपको जाना है दुकान पर, जैसे यहाँ की परंपराएं हैं, आप जानते हैं दुकान पर जाते हैं, आप बहुत सारी किताबों को निकलवाते हैं, देखते हैं। तो सिलेबस की इससे पहले चर्चा हो चुकी है, इन किताबों को भी आप देख लीजिए। जाएंगे बुक स्टॉल पर, उनसे आप कहेंगे निकालेंगे, फिर उनके पाठ्यक्रम को देखेंगे, आपको अपने अनुसार जो किताब अच्छी लगे उसको आप लेंगे। देखिए लेकिन 4-5-6 किताबें, ताकि आपको किताबों के बारे में भी जानकारी हो। कभी कभी होता है कुछ किताबों में कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं, अगर आप कई मित्र हैं तो अलग अलग किताब भी अगर खरीदते हैं तो आप खुद देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपको कई किताबों से मिल जाएंगे। और इस तरह से यह प्रश्न पत्र भी आपके लिए बहुत बेहतर ढंग से मतलब तैयार हो सकता है विभिन्न किताबों का सहारा लेकर। तो इसमें बिल्कुल संकोच मत करिए और बुक स्टॉल पर जाकर के कई किताब को देख करके उसमें जो आपको अच्छा लगे आप लेने का निर्णय करें। अब चलते हैं प्रथम प्रश्न पत्र के कुछ, या कहा जाए कि पहले जो यूनिट है उसमें कुछ प्रमुख प्रश्न पत्र हैं, हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, जो बार बार आप पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो उनमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारतीय कला की प्रकृति धार्मिक है? इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए भारतीय कला की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और आप देख रहे हैं इसमें पहले ही पूछा गया था, हमने अभी भी बताया कि भारतीय कला की प्रकृति धार्मिक है। धर्म और कला भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है, दर्पण है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी प्रश्न वही पूछ लिया गया कि भारतीय कला की प्रकृति क्या धार्मिक है, और फिर पूछा गया कि इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए भारतीय कला की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करिए। विशेषताओं के बारे में भी पूछा है कि मुख्य विशेषताओं के बारे में उल्लेख करिए। यहाँ केवल हमें विशेषता नहीं लिखनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम केवल विशेषता लिख दिए और हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। हमें अपनी विशेषताओं का झुकाव या कहा जाए कि उसकी प्रकृति क्या धार्मिक है, इस पर बहुत मंथन और चिंतन करना है। और अगर लगता है कि इसमें कुछ आलोचना हो सकती है तो उसकी आलोचना करनी है और उसके बाद अपने जो कला है उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो यह प्रश्न आपको डायरेक्ट नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। तो हम अपने जब भी इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे तो हम इसे और बेहतर ढंग से समझेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय कला के विशिष्ट तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विशिष्ट देखिए साफ साफ है कि विशिष्ट तत्वों का आलोचनात्मक, विशिष्ट मतलब विशेषता, विशिष्ट मतलब जो अन्यत्र दिखाई ना पड़ता हो। तो आप देख रहे हैं विशेष हो गया है एकदम। और आप देख रहे हैं वो तत्व कौन से हैं, उनकी चर्चा करनी है। और कैसी चर्चा करनी है? आलोचनात्मक। अर्थात यह प्रश्न भी इसी में समाया हुआ है, यानी यह प्रश्न आपका बेहतर ढंग से तैयार हो गया तो यह प्रश्न भी आपके लिए सरल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न पत्र के बारे में बात कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये डायरेक्ट प्रश्न आपको मिल गया। अगर आप भारतीय कला की विशेषताओं के बारे में समझ लिए हैं, देख लिए हैं, तो यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से भारतीय कला की विशेषताओं के बारे में आप लिख सकते हैं और अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है। लेकिन गलती हमसे क्या हो जाती है कि हम हर प्रश्न को एक समान समझ लेते हैं, और अगर एक समान समझ करके हम प्रश्नों के आधे भाग का उत्तर लिखते हैं और आधा भाग छोड़ देते हैं और हम पूरे के पूरे नंबर की अपेक्षा करते हैं। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो गलत। इसलिए पहले प्रश्न को बहुत बेहतर ढंग से आप समझिए। अगर आप प्रश्न बेहतर ढंग से समझे होंगे तभी तो उत्तर दे पाएंगे। इसलिए प्रश्नों को बहुत बेहतर ढंग से समझिए। और जब किताब लाइए तो यह भी देखिए कि भविष्य में और कौन से प्रश्न इससे बन सकते हैं। हमें केवल इसी प्रश्नों तक सीमित नहीं रहना है। और हम इसलिए भी आपसे बार बार कह रहे हैं
कि जो BA पार्ट 3 है, इसमें आप एक लंबा समय व्यतीत करने जा रहे हैं और यहाँ पर आप इतने ढंग से तैयारी करें कि जब कभी आपको कंपटीशन देना हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना हो, तो इसके लिए आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, ये समय बचा करके अन्य विषयों पर आप अपना ध्यान एकाग्र करें ताकि वो बहुत जल्दी से तैयार हो सके। केवल इसी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इस समय को मैनेज करके आप कहीं और देंगे तो वह विषय आपके लिए तैयार हो जाएगा और आप देखेंगे कि यहाँ भी आपकी पकड़ होगी और वहाँ भी अच्छा आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। तो यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस पेपर पर बहुत ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सब प्रश्न एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हर प्रश्नों के बीच में थोड़ा बहुत अंतर है और उसी अंतर को हमें बेहतर ढंग से समझना है। आगे अगर हम बात करें इसी यूनिट के नेक्स्ट प्रश्नों की, तो है कला का अर्थ स्पष्ट कीजिए और संस्कृत के साथ इसके संबंध की व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कला कहते किसे हैं, किस धातु से बना हुआ है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और विभिन्न विद्वानों ने कला के अर्थ को किस किस रूप में व्याख्यायित किया है, कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न पत्र में खास तौर पर यह देखना है कि कला का अर्थ स्पष्ट करना है। और यही नहीं है, दूसरा प्रश्न भी जुड़ा हुआ है इससे कि जो संस्कृत है, भारतीय संस्कृत के साथ इसका क्या संबंध है, संबंधों पर चर्चा करनी है। और आप देख रहे हैं, इससे पहले हमने बताया कि किसी भी काल की संस्कृत के बारे में देखना है तो हमें उस काल की कला पर और धर्म पर नज़र डालनी चाहिए। और जब हम कला और धर्म पर नज़र डालेंगे तो उस समय की संस्कृतियाँ मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेंगी। और वो संस्कृतियों में हमने फिर कह रहे हैं, चाहे वो भी खान पान हो, रहन सहन हो, पहनावा हो, बहुत सारे रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, उनके सुंदर दिखने के लिए उनके आभूषण हो, वो सारी बातें आपको कला में देखने को मिलेगी। और जिस काल की कला होगी उस काल की संस्कृति स्पष्ट तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, परिलक्षित होगी। तो हमें इस तरीके से भी ध्यान रखना है कि कला का संस्कृत के साथ क्या संबंध है, उस पर विशेष ध्यान देना है। आगे हम देख रहे हैं इसी प्रकार जो हमारा 5वां प्रश्न है, भारतीय कला की प्रागैतिहासिक शैल कला का विवरण प्रस्तुत कीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग इससे पहले बात भी कर रहे थे कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और इस काल के लोगों के बारे में जानने के लिए जो महत्वपूर्ण साधन हैं वो पत्थर के उपकरण हैं। और पत्थर के उपकरण के कारण इसे प्रागैतिहासिक देख रहे हैं, पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो उस काल में कुछ शैल पत्थरों की कलाओं का निर्माण हुआ है उस काल के लोगों के द्वारा। लेकिन ये कहाँ पर हैं ये प्रागैतिहासिक शैल कला केंद्र, और वहाँ पर कला के किन किन पक्षों पर विचार या कहा जाए कि प्रकाश डाला गया है, और उस कला के माध्यम से मुझे उस काल के लोगों के बारे में कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, आप इस प्रश्न पत्र के माध्यम से या इस प्रश्न के माध्यम से आप मुझे देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में भी हमें जानना है, शैल कला किसे कहते हैं उनके बारे में भी जानना है, और उस काल के लोगों के जो शैल कला केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में जानना है। और यही नहीं, हमें यह भी जानना है कि वो जो शैल कला केंद्र हैं उनमें कला की क्या विशेषताएं थी और उन कला से उस काल के बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त हो रही है। खासतौर पर यहाँ पर भीमबेटका पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डालना है। बाद में हम पंचमढ़ी, लिखैया और अन्य छोटे छोटे कला केंद्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, या कहिए प्रारंभिक मानव के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और यह जानकारी मुझे कहा जाए प्रागैतिहासिक कला के माध्यम से प्राप्त होती है। हम नहीं जानते हैं उनका क्या था संस्कृत, कैसे वो उनका जीवन पद्धति क्या थी, उनका सामाजिक स्तर क्या था, लेकिन हम कला के माध्यम से हम सब कुछ उस काल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यानी देखिए, कला आज हम हैं,
हम अतीत की कला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कला के माध्यम से हम उस काल के मानव के बारे में, काल के मानव के विभिन्न पक्षों के बारे में, उस काल के मानव के विभिन्न संस्कृतियों के बारे में, उस काल के मानव के खान पान, रहन सहन, पहनावा, शिकार, अन्य पद्धतियों के बारे में हम जान रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं जो छठा प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता का नगर विन्यास की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये उम्मीद की जाती है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर वो प्री और मेंस के या इंटरव्यू के स्तर से गुजरती है तो निश्चित मानिए कि हड़प्पा सभ्यता से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और यहाँ सीधे सीधे आपके लिए बीए में प्रश्न दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता के नगर विन्यास की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है अपने समकालीन जो भी सभ्यताएं थी उसमें श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ ही नहीं है, हम आज का जो विकास हो रहा है, वर्तमान समय का जो डेवलपमेंट है, आज का जो विकास चल रहा है, यह सभ्यता आप देखेंगे आज के विकास के संदर्भ में उसे काफ़ी योगदान प्रदान करती है। वो योगदान देती है आज के डेवलपमेंट में, आज के विकास में। आज बहुत सारी कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को हम आज के विकास में स्थान दे रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं उन्हें। हम देख रहे हैं हमारे भी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटे, नालियाँ ढकी हों, निजता, और देख रहे हैं प्रदूषण से बचने के लिए हमारे मकान भी कहीं न कहीं गलियों में हों ताकि हम ध्वनि वायु प्रदूषण से बच सकें। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य कारणों में हम अपने ही घरों में जल की व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे अपने घरों को हम कहा जाए कि रोशनदान वगैरह के माध्यम से प्रकाश से युक्त बनाएं। इन सारे पहलुओं पर आज चर्चा हो रही है, लोग स्थान दे रहे हैं, लेकिन ये बातें आई कहाँ से? तो जब आने के बारे में चर्चा होती है तो हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर प्रकाश डालते हैं और हम देखते हैं कि जो हड़प्पाई लोग थे वो वाकई बहुत ही समझदार थे और उनके समझ का परिणाम ही था उनका नगर विन्यास। और आज नगर विन्यास को हम आधार मान करके वर्तमान समय के नगर जो योजनाएं हैं उनमें हम निवेश प्रदान कर रहे हैं और उनके विकास में हम अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। तो इसका आधार भी कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता का जो नगर विन्यास है वो प्रदान करता है। तो यह प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसकी क्या विशेषताएं हैं चारित्रिक, इस पर हम बात करेंगे। और यह हमने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बीए थर्ड ईयर में भी आपको अक्सर पहले यूनिट में यह प्रश्न मिल जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। या नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला। हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के प्रमुख लक्षणों, देखो यही प्रश्न फिर रिपीट हो रहा है, प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। अगर आप हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को बेहतर ढंग से समझ लिए हैं तो बड़े आसानी से आप हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के प्रमुख लक्षणों पर भी बात कर लेंगे। ये कम व बेश दोनों प्रश्न एक हैं, तो यहाँ हमें प्रश्नों की संख्या से नहीं घबराना है। ये भले से 8 प्रश्न हैं लेकिन वास्तव में कुल 4 प्रश्न हैं पहले यूनिट के, जिस पर हमें ध्यान देना है। अगर ये 4 प्रश्न तैयार हो गए तो हमारा पहला यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी कोई प्रश्न आपका ना केवल बीए थर्ड ईयर के लिए या कहा जाए कि उसके तृतीय प्रश्न पत्र से जुड़ा, बल्कि कंपटीशन में भी ये बहुत लाभदायक होगा। आगे हम देख रहे हैं हड़प्पा की मूर्ति कला का विस्तार से वर्णन किए। मूर्ति कला, हमने कहा पहले यूनिट से आपको 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे और उसमें एक हो सकता है कला की विशेषताओं या प्रागैतिहासिक काल से हो, लेकिन एक का निश्चित संबंध हड़प्पा सभ्यता से होगा, और वह चाहे हड़प्पा का नगर नियोजन हो या हड़प्पा की मूर्ति कला। और इस मूर्ति कला के अंतर्गत भी जब हम लोग आएंगे तो हम लोग 3 मूर्ति कला पर बात करेंगे, जिसे हम कहा जाए कि प्रस्तर मूर्ति कला, धातु मूर्ति कला, और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं मृण मूर्ति कला के बारे में बात होगी। तो हम इसको बहुत बेहतर ढंग से देखेंगे और हम यह भी देखेंगे कि हड़प्पाइयों को रसायन विधा का भी ज्ञान है और कैसे वो तांबा और टिन को मिलाकर के कांसे के माध्यम से मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। और कुछ ये अपनी विशेषता के कारण बहुत सारे विद्वान
हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और देखेंगे कि उस काल की कांसे की बनी हुई सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमा कौन सी है, बनाने की तकनीकी क्या थी और किन किन मटेरियल का वो प्रयोग करते थे मूर्तियों के निर्माण में, और इसके अलावा और किन किन धातुओं का उन लोगों ने प्रयोग किया और किस धातु से अपरिचित थे, ये सारे चीज़ों पर बात होगी। हम प्रस्तर कला पे बात करेंगे। आरोप लगता है कि हड़प्पाई इतने जब विकसित थे तो क्यों उनकी मूर्तिकला बहुत बेहतर नहीं हो पाई प्रस्तर वाली। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि उनके पास कोई कठोर धातु नहीं थी, उन्हें लोहे की खोज उस समय नहीं हो पाई थी, और ना होने के कारण बहुत तेज़ी से पत्थरों पर प्रहार नहीं कर पाते थे, और जब नहीं कर पाते थे तो पत्थर की जो मूर्तियाँ बनी वो बहुत भद्दी थी, बहुत सुंदर और आकर्षक नहीं बन पाई। तो हम इस पर भी बात करेंगे और यह भी देखेंगे कि कैसे वो तक्षण कला के माध्यम से प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण किए। उनमें कुछ खास मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों के बारे में भी चर्चा होगी। और इसी प्रकार से हम मृण मूर्तियों के बारे में हम देखेंगे। तो मृण मूर्तियाँ कहते किसे हैं, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ किस प्रकार की थी, और यह भी हम ध्यान देंगे कि उनको बनाने की तकनीकी क्या थी और वो कौन कौन सी मूर्तियां हैं प्रमुख जो किन किन स्थलों से पाई गई हैं। तो हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये मूर्ति कला वाला जो ये पोर्शन है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, हमने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन और अगर मूर्ति कला के बारे में हम बात कर लेते हैं तो ये निश्चित मानिए कि हमारा यह यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपके सामने रहेगा, वो चाहे नगर नियोजन हो और चाहे मूर्ति कला हो। तो इस तरीके से हम पहले यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा किए, और इसी प्रकार हम अब जल्दी ही दूसरे और तीसरे यूनिट के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम चौथे और पांचवें के बारे में जैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे तो हम एक एक प्रश्नों या कहा जाए कि एक एक यूनिट के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनका हम विस्तार से अब चर्चा करेंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बस आप इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी जो मित्र हैं उनको बताइए कि ये जो समय चल रहा है इस दौर में हम अपनी पढ़ाई को कम से कम स्थगित ना करें, उसे धीमी गति ना दें, बल्कि अब उसे गतिशीलता की ज़रूरत है। और इस समय अगर घर बैठे ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं तो इसे देख करके, किताबों का सहारा लेकर के और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप लगातार तैयारी करिए, क्योंकि बिना एग्ज़ाम दिए भले से आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ये अच्छा समय भी चल रहा है जहां आप चिंतन और मनन करके, किताबों का सहारा लेकर के बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो करिए, और साथ में किताब जरूर लाइए और किताबों का क्या करिए, अध्ययन करिए। बिना किताब के कुछ होने वाला नहीं है। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।